हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की। और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है, आपको पता है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, वो हम लोग करने वाले हैं। कुल हम ऐसे 10 प्रश्न करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी बनती है। और एक बार और, ये इस सेशन से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि सिर्फ जो एक क्वेश्चन है ना, सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये अलग अलग बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इस सेशन से ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग भी जो अलग अलग स्टेट के होंगे बच्चे जो एग्जाम दे रहे होंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि ये सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ये सिर्फ झारखंड के बोर्ड में पूछा जाता है, ये सिर्फ राजस्थान के बोर्ड में पूछा जाता है। ऐसा आपको भ्रम नहीं होगा। ये भ्रम जो होगा अगर आप लोगों को इस सेशन के बाद दूर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो 2024 में जिनके पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी बनती है। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। मैं बार-बार कहता हूँ, हिंदी मीडियम के वे सभी बच्चे के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो ये सेशन है, इसमें आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो लास्ट तक वेट कीजिए। वो इन्फॉर्मेशन, वो जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सरप्राइज़ है, वो क्या मिलेगा, ये आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तब जाकर के आपको वो सरप्राइज़, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम अब जो है अपना सेशन क्वेश्चन आंसर का शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, और देख सकते हैं पहले ही क्वेश्चन में कि झारखंड के एग्जाम में 2010 और 18 में पूछा गया है, और यही एग्जाम बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2011 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि जो बिहार बोर्ड में पूछा गया वो झारखंड में नहीं पूछा जाता, और जो झारखंड के बोर्ड में पूछा गया वो बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। और अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल है, ध्यान रखिएगा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक ये सेशन पहुंच सके। और एक चीज मैं आप लोगों से और कह सकता हूं यहाँ पे, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आंसर का सेशन यूट्यूब पे किसी ने करवाया है, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा कि सर इस तरह का यूट्यूब का जो क्वेश्चन आंसर है सब्जेक्टिव का, ये आप यूट्यूब पे किया हुआ है, फलाने चैनल पर है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सेशन है क्वेश्चन आंसर का, जो क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस मैं जरूर रखता हूँ, कंसेप्चुअल रखता हूँ, थोड़ा सा अलग रखता हूँ, कहीं से मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो मेरी मेहनत है, कम से कम आप लोग उसको भी सराहिए, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी आपसे हो सकता है वो जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे, कि जस्ट वेट। पहला क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया है, तृतीय क्रियाकलाप का जो संबंध है, यह अमूर्त सेवाओं से, यानी कि वैसी सेवाएं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, जैसे कि किसी चीज का उत्पादन करना, ठीक है, जैसे पेन बनाना, घड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन अमूर्त सेवाएं होगी, जैसे कि शिक्षण का कार्य, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे वकील हो गए जो आपको आपके लिए केस लड़ते हैं, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, तो इसमें यह एक अमूर्त सेवाएँ हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित की जाती है, इनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता। और एग्ज़ाम्पल आपको लिखना है, क्योंकि यह जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, यह 40 से 60 शब्दों में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम्पल लिख दीजिएगा, पूरे का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। शिक्षण हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन, संचार, नाई, धोबी, होटल का जो हो गया, ये सब के सब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएँगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद इससे रिलेटेड देखिए कि कितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ये तो सिर्फ़ आपको झारखंड और बिहार के बोर्ड में मिला ना। अब देखिए, सबसे पहला कि तृतीयक सेवाएँ जो है, इसका वर्णन कीजिए। तृतीयक सेवाओं का वर्णन कीजिए, बिहार बोर्ड के 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है अलग नाम से। उसके बाद 2 तृतीय क्रियाकलापों का नाम बताइए, उत्तराखंड के बोर्ड में 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कौन-कौन सा हो जाएगा 2? शिक्षण, बैंकिंग, परिवहन, संचार, नाई, धोबी, इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत कौन-सी सेवाएँ आती है? कौन-कौन सी सेवाएँ आती हैं? फिर वही बात, शिक्षण, बैंकिंग, परिवहन, संचार, नाई, धोबी, होटल, ये सब जो सेवाएँ हैं इसके तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आती है। उसके बाद
4 तृतीय क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। बिहार बोर्ड के 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4 तृतीय क्रियाकलाप कौन से हो जाएंगे? फिर से वही शिक्षण, बैंकिंग, परिवहन, संचार, नाई, धोबी, होटल, ये सारे के सारे उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और तृतीय के व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, यह भी कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी बेस पे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, चाहे कोई भी पूछा गया हो। इसलिए यह नहीं कह सकते कि अगर उत्तराखंड के बोर्ड में पूछा गया है तो बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, या बिहार बोर्ड में पूछा गया है उत्तराखंड या राजस्थान के बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। इसके पूरे पूछे जाने की संभावना बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है या चतुर्थ क्रियाएं क्या है? सूचना और अनुसंधान एवं विकास पर जो आधारित ज्ञानोन्मुखी सेवाएं होती हैं, जिसमें ज्ञान की जरूरत होती है, उस क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों को चतुर्थ व्यवसायों के अंतर्गत रखा जाता है या चतुर्थ व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगर उदाहरण के लिए लेंगे तो विश्वविद्यालय शिक्षण, जो शोध करता है, जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, लेखाकारी हैं और दलाली के फॉर्मों में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, ये सब के सब चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं या चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। 5 उस पे बने हुए थे, 3 क्वेश्चन इस पे भी बने हुए हैं। चतुर्थ क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं शब्द की व्याख्या कीजिए, 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। आपको वही लिखना है, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है। 2 चतुर्थ क्रियाकलापों के नाम लिखिए, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और कौन-कौन सा लिख लीजिएगा? विश्वविद्यालय शिक्षण, शोधकर्ता, डॉक्टर, वकील, कुछ भी 2 लिख सकते हैं आप। उसके बाद चतुर्थ क्रियाकलापों के नाम बताइए, विश्वविद्यालय, शोध, शिक्षण, वकील, दलाली के फर्म में काम करने वाले लोग, ये सब के सब चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा गया है। तो अब आप नहीं कह सकते हैं कि ये किसी और बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, या अगर 2000 बोर्ड 20 के बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में पूछा गया है तो किसी इसी साल बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता या किसी अदर स्टेट बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह से आपको व्याख्या नहीं करेगा कोई, तो ध्यान रखिएगा। जो आपका उत्तरदायित्व बनता है लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का और कमेंट करने का, तो अपना जो फर्ज है आप जरूर निभाइएगा। मैं जो अपना फर्ज है पढ़ाने का, आप लोगों को बताने का, आप लोगों को गाइड करने का, ये मैं करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम क्रियाकलापों से आप क्या समझते हैं? पंचम क्रियाकलापों से आप क्या समझते हैं? इसमें तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप इस चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें हम लोगों ने पंचम क्रियाकलाप भी पढ़ा है। तो पंचम क्रियाकलाप जो वैसी सेवाएं होती है उच्च स्तर के निर्णय लेने के लिए तथा नीतियों का निर्माण करने वाले लोग सेवा के पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो उच्च स्तर का निर्णय ले सकते हैं, जिनके निर्णय से कुछ हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और जो नीतियों का निर्माण करते हैं, यानी कि नीति बनाई जाती है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए, बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग फील्ड में नीतियां बनाई जाती है। तो ये दोनों क्षेत्र में जो संलग्न लोग होते हैं ये पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक उपविभाग ही है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, जैसे होता है ना राजनीति विज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं, भूगोलवेता होते हैं, हिस्टोरियन, इतिहासकार हो गए, ये सब टाइप के लोग हो जाएंगे जो निर्णय करता हो जाए, जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के बोर्ड ऑफिस में लोग होते हैं, जैसे जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं भारत सरकार में या बिहार सरकार या अदर स्टेट बोर्ड में, वो सब निर्णय करता है, वो सब निर्णय लेते हैं। सरकारी अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आप इनमें आप ला सकते हैं। उसके बाद अनुसंधान वैज्ञानिक, वैसे वैज्ञानिक जो अनुसंधान कार्य में संलग्न है। परामर्शदाता, आप लोग किसी किसी लोगों के जो नाम के आगे लिखे हुए ये देखिएगा कि एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एडवाइजर एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार सरकार के वो एडवाइजर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर हैं, या भारत सरकार के एडवाइजर हैं, तो वो परामर्शदाता इसमें आ जाएंगे। और नीति निर्धारण करने वाले लोग जो नीतियों को बनाते हैं, निर्धारित करते हैं, ये सब के सब लोग इसी क्रियाओं में, इसी क्रियाकलाप में सम्मिलित किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बिहार बोर्ड के 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख करिए, कौन हो जाएंगे? विषय विशेषज्ञ। क्या हो जाएगा इसमें? पहला विषय विशेषज्ञ, दूसरा निर्णयकर्ता, तीसरा सरकारी अधिकारी और चौथा अनुसंधान वैज्ञानिक या नीति निर्धारण। 4 ही पूछ रहा है ना, यहाँ 5 और 6 है। तो अगर आगे भी पूछता है 2018 के अलावा अगर 2024 में पूछता है तो आई होप आपको बन जाएगा।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? और बिहार बोर्ड के 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चैनल का नाम ध्यान रखना है आप लोगों को, भूल मत जाइएगा। इसलिए मैं बार-बार बताता हूँ कि आपको शेयर करना है और दूसरे बच्चों को भी बताना है। देखिए यहाँ पे कंपटीशन वाली चीज़ नहीं है, जितने बच्चे बैठेंगे उन सभी के पास होने की प्रोबेबिलिटी है, उन सभी के पास होने की संभावना है। इसलिए आपको ईर्ष्या नहीं करनी किसी बच्चे से कि वो मेहनत करेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा। बट आप मेहनत करिए ताकि दूसरा कोई आपसे आगे नहीं निकल जाए, और आप चैलेंज कीजिए खुद को कि हमें आगे रहना है सबसे। और इसके लिए क्या होगा कि जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर को अपने आस-पास नहीं रखेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा, और इसलिए आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी, दूसरे को शेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वह व्यावसायिक गतिविधि जिसमें वस्तुएँ सीधे उपभोक्ता को बेची जाती है। जैसे हमें कोई वस्तु बेची गई, आपको कोई वस्तु बेची गई, या हम जाते हैं बाज़ार कुछ खरीदने के लिए, तो जो दुकानदार होता है, उसके लिए हम लोग क्या हैं? उपभोक्ता हैं। हम गए सर्फ़ ले आए, साबुन ले आए, दाल ले आए, चावल लेके आए, आटा लेकर आते हैं। ये सब क्या है? उपभोग करेंगे हम लोग इसका, ठीक है? यूज़ करेंगे उसका। तो उपभोक्ता को डायरेक्ट बेची गई दुकानदार के द्वारा, तो वह व्यावसायिक गतिविधि जो हो जाएगा फुटकर व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा। अधिकतर फुटकर व्यापार जो होती है छोटी-बड़ी दुकानों, प्रतिष्ठानों और भंडारों के माध्यम से होता है। छोटे-बड़े दुकान होते हैं, बड़े-बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, मॉल वगैरह हो गया, या कहीं-कहीं पे देखते हैं खाद्य भंडार होता है, कपड़े का भंडार होता है, आलू प्याज का गोदाम होता है, तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ फुटकर व्यापार जो हैं बिना भंडारों के भी होते हैं। जैसे कि फेरी वाला जो घूम-घूम कर सामान बेचता है, रेहड़ी वाला, ये भी फेरी-रेहड़ी घूम-घूम कर ही सामान बेचने वाले। वैन में आजकल कांसेप्ट देखते होइएगा आइसक्रीम, या फिर जो फास्ट फूड होता है वैन में लेकर के घूमता है और घूम-घूम करके बेचता है। ट्रकों पे जो सामान रख के बेचा जाता है, द्वार टू द्वार यानी कि घर से घर, घर-घर जाकर के सामान बेचा जाता है। डाक ऑर्डर हो गया, होम डिलीवरी हो गया, स्वचालित बिक्री मशीनें हो गई, इंटरनेट शॉपिंग, ये सब के सब फुटकर व्यापार सेवा के अंतर्गत आ जाएँगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, और ऐसी ये नहीं है कि 2015 के बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो किसी और बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक व्यापार से आप क्या समझते हैं? फुटकर व्यापार तो पूछा ही जा चुका है, तो क्या इसकी संभावना नहीं बनती कि थोक व्यापार के बारे में पूछा जाएगा? बिल्कुल संभावना बनती है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। थोक व्यापारी ऐसे व्यापारी होते हैं जो उत्पादों व निर्माताओं से भारी मात्रा में माल का क्रय करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। यानी कि जो मालों को जो है सामान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनी में बहुत सारी सामानें बनाई जाती हैं। जैसे कहीं पे मान लीजिए ये पेन बनाया जाता होगा, जो थोक व्यापारी होगा ये पेन बहुत बल्क ऑर्डर में खरीदेगा, बहुत ज्यादा खरीदेगा और फुटकर व्यापार को बेचेगा। चावल बहुत ज़्यादा खरीदेगा फुटकर व्यापार को, गेहूँ, उसके बाद जो भी किराना का आइटम हो गया, सामान हो गया, जो भी मेडिसिन हो गया, ये सब के सब बल्क ऑर्डर में खरीदे जाते हैं। बहुत ही बड़े-बड़े ऑर्डर में खरीदे जाते हैं और छोटे-छोटे व्यापारी दुकानदार को बेचे जाते हैं, और उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। यह निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। कौन? जो थोक व्यापारी होते हैं वह। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक व्यापार की 2 विशेषताएँ बताएँ, और राजस्थान बोर्ड के 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे नहीं पूछा जा सकता। 2 पूछा गया है, 2 का नाम लेंगे हम यहाँ पे, 2 लिख देंगे। थोक व्यापार में व्यापारी मुख्यतः किसी एक ही वस्तु का व्यापार करते हैं। ठीक है? मुख्यतः किसी एक ही वस्तु का, जो चावल का व्यापारी होगा मुख्यतः चावल का ही करेगा, जो दाल का होगा दाल का ही करेगा, जो आलू प्याज का होगा आलू प्याज का ही करेगा, मुख्यतः किसी एक चीज़ का व्यापार करता है। थोक व्यापारी ना तो उत्पादक होते हैं और ना ही फुटकर व्यापारी होते हैं, यह निर्माता और फुटकर व्यापारी के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। तो ये हमारा पहला विशेषता हो गया और ये हमारी दूसरी विशेषताएँ होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आंसर आपको अगर यूट्यूब पे करवा रहा है इसके बाद, इसका मतलब है कि उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कॉपी पेस्ट वालों से बच के रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन क्या है? और ये पूछा गया है झारखंड के 2012, 2014, 2019 और सीबीएसई के 2019 के एग्जाम में। यानी कि 12, 14 और 19 में लगातार झारखंड में पूछा गया, और सीबीएसई के भी एग्जाम में 2019 में पूछ लिया गया। देख रहे हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन घूम रहा है। तो हो जाएगा हमारा आंसर, पर्यटन का हिंदी अर्थ जो है सैर-सपाटे या घूमना-फिरना। हम लोग घूमने-फिरने के लिए उद्देश्य से जाते हैं। पर्यटन उन गतिविधियों या कृत्यों को कहते हैं, या कार्यों, कृत्य का अर्थ है कार्य। उन कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य जीवन में खुशियों के नए अनुभवों को पाने के लिए नए प्रसिद्ध स्थानों पे घूमना है। ऐसा थोड़ी कि हम कहीं भी घूमने के लिए चले जाते हैं। हम गए कुल्लू मनाली, हम गए वैष्णो देवी, ठीक है?
उसके बाद हम गए केदारनाथ, ऐसे-ऐसे जगह पे हम घूमने के लिए जाते हैं, यानी कि जो प्रसिद्ध स्थल, ताजमहल घूमने के लिए गए, दिल्ली गए घूमने के लिए, मुंबई गए घूमने के लिए, तो कहीं न कहीं प्रसिद्ध स्थल पे जाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी घूमने के लिए चले गए। ये स्थान है मनोरम प्राकृतिक दृश्य, दर्शनीय स्थल, सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर जैसे कोई भी लोकप्रिय जगह हो सकता है जहाँ लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन आकर्षक के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें, और राजस्थान के एग्जाम 2015 में पूछा गया है। यहाँ हम 4 की बात करेंगे। हो सकता है किसी में 4 पूछा गया और मैंने आपको 4 पढ़ाया भी है। पहला कारक है जलवायु, दूसरा भूदृश्य, तीसरा इतिहास, कला तथा संस्कृति, इतिहास तथा कला, और चौथा है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। एक-एक करके हम लोग बात करते हैं। थोड़ा-सा लंबा क्वेश्चन है, देखिए, जैसे ही क्वेश्चन लंबा मिले, ठीक है? तो आपको उसको लास्ट में अटेंड करना है। मान लीजिए आपको जो सपोज़ दैट एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, ठीक है? 35 उधर और 35 नंबर हो गया और 3 इधर, 15 नंबर, 50 हो गया और 70 का पूछा जाता है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है? आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। सपोज़ दैट आप 9 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं और 10वां क्वेश्चन का जो आंसर है ना, 10वां क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लंबा है। सपोज़ दैट, तो कोशिश कीजिएगा कि बाकी के जो 11 क्वेश्चन है उसमें से अगर कोई कोई क्वेश्चन आपको बनता है तो बना लीजिए, नहीं तो 10वां क्वेश्चन का अगर आंसर लंबा है तो यह लास्ट में बनाने के लिए रखिएगा, ठीक है? पहले अटेंड मत कीजिएगा। तो नंबरिंग बाय हम देखते हैं, ठीक है? नंबरिंग बाय पहला है हमारा जलवायु, दूसरा है भूदृश्य। गर्म क्षेत्र के लोग ठंडे क्षेत्रों में तथा ठंडे क्षेत्र के लोग गर्म क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। दूसरा है भूदृश्य, पर्यटकों को पृथ्वी के निकट लाता है, जैसे पर्वत, झील, बहुत सारे लोग जो है ऐसी जगहों पे घूमना पसंद करते हैं, पहाड़ी एरिया में, जहाँ झील होता है वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, मनोहर दृश्य जिसको कहते हैं वो देखने को मिलता है वहाँ पे। उसके बाद जो है इतिहास एवं कला में रुचि रखने वाले जो पर्यटक हैं, उनकी रुचि जो इतिहास तथा कला में होती है, वो पर्यटक प्राचीन तथा पुरातत्व महत्व के स्थलों पे जाते हैं, जैसे कि किला हो गया, महल, मंदिर, गिरजाघर इत्यादि जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं। इसमें मस्जिद भी आप ऐड कर सकते हैं। और चौथा है जो मानव जाति एवं स्थानीय संस्कृति में रुचि रखते हैं, इस प्रकार के सस्ते पर्यटन स्थल बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। एक व्यापार के रूप में घरों में पर्यटन को ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में कुर्ग तथा मैडिकेरे क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवाओं के किन्हीं 2 वर्गों का 2 सेवाओं के किन्हीं 2 वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए, और बिहार बोर्ड के 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, किन्हीं, यहाँ किन्हीं शब्द का यूज़ कर रहा है, तो हम किन्हीं 2 वर्ग सेवाओं के किन्हीं 2 वर्गीकरण का उल्लेख कर देते हैं। पहला कौन-सा है? सेवाओं का वर्गीकरण मूर्त कार्रवाई के आधार पे। पहला जो हो जाएगा हमारा लोगों के लिए सेवाएँ, दूसरा हो जाएगा माल के लिए सेवाएँ, यानी जो वस्तुएँ होती हैं उसके लिए सेवाएँ। लोगों के लिए सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य सेवाएँ हो गई, वकील हो गया, ये सब जो हो गया, रेस्टोरेंट का हो गया, सैलून हो गया, धोबी हो गया, ये सब लोगों के द्वारा सेवाएँ दी जाती है, और किसको दी जाती है? लोगों को ही दी जाती है सेवाएँ। दूसरा हो गया जैसे माल के लिए सेवाएँ हैं, यह जो है परिवहन, मरम्मत और रख-रखाव या अन्य चीज़ें हैं, उसके लिए ये सेवाएँ दी जाती है। जहाँ वस्तुओं या सामान के लिए लोगों द्वारा द्वारा सेवाएँ दी जाती है, यहाँ लोगों द्वारा लोगों के लिए नहीं बल्कि लोगों द्वारा वस्तुओं को सेवाएँ दी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। और मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना, सब 2 नंबर में ही बने हुए हैं। पिछले 5 साल का आप जाकर के देखिएगा, सब के सब 2 नंबर में ही पूछे गए हैं। इसलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है, इसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें, और 2016 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यटन के 2 लाभ जो हो जाएँगे, यहाँ 3 लाभ दिया गया, अगर 3 पूछ ले तो आप 3 लिख दीजिएगा। पहला, तृतीय क्रियाकलापों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, जो विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 40% योगदान करता है। विश्व में कुल जीडीपी का 40% योगदान करता है और बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये। उसके बाद विश्व में लगभग 25 करोड़ व्यक्तियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिला हुआ है, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग होते हैं पर्यटन से, उनको भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो कुल 3 जो है यह लिख दीजिएगा। आपको लिखा हुआ है यहाँ पे होते हैं, ठीक है? होते हैं। कुल ये 3 जो है, 2 पूछेगा 2 लिख दीजिएगा, 3 पूछेगा 3 लिख दीजिएगा। और मैंने बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है पूछे गए हैं, और ये कुछ ऐसे भी बताए जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है। अब आपके लिए सरप्राइज़ की बारी है।
सरप्राइज ये है कि अब हिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है इस चैनल पे, ठीक है? हिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है और कौन-कौन से दिन क्लास चलेगी? जिस दिन पॉलिटी की क्लास चलेगी, उसी दिन हिस्ट्री की भी क्लास चलेगी, यानी कि मंगलवार को, ठीक है? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्लास चलेगी, लेकिन टाइम का अंतर रहेगा। हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो चलने वाली है, हिस्ट्री की क्लास चलेगी 7 बजे, ठीक है? 7 बजे हिस्ट्री की क्लास चलेगी, वहीं पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास जो है 8 बजे चलेगी शाम में। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था और मैं कोशिश करूँगा कुछ दिन के बाद एक और सब्जेक्ट मैं लेकर के आऊँ। हिस्ट्री क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ही हम लोग कराएँगे और मैंने आपसे पोल भी किया था, पोल करवाया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है, यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने पोल करवाया था कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहिए या चैप्टर भी चाहिए। तो बहुत सारे जो बच्चे ने आंसर किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जो चैप्टर है इसको बंद किया जाएगा। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ाऊँगा आपको। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए।